हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपनी ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब ईबो खुद की वेडिंग में एक सरप्राइज गेस्ट की तरह आया था और लिटरली वो सरप्राइज होकर सान के सामने खड़ा हुआ था उस वेडिंग अजाइल में। अब उसके आगे ईबो को भी नहीं पता ये सफ़र कब वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और अब वो पोडियम पर खड़ा हुआ था सान के सामने। बहुत सारे लोग बहुत शोर मचा रहे थे और मचाए भी क्यों ना, उनके सबसे फेवरेट लव बर्ड्स आखिरकार इस तरीके से उनके सामने जो खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था जहान और ईबो की वेडिंग इस तरीके से होगी और वो भी इतना शॉर्ट नोटिस पर कि सब लोग लिटरली वहाँ पर हैं, फिर वो चाहे जहान का पूरा ग्रुप हो या फिर सिहुआ या लैनवन हुआ हो, यांग हाउशवान हो या फिर फेंशिंग और शुमा, और उनके साथ साथ जहान की ब्यूटीफुल और प्यारी सी कैट शाओवाओ विवान। तो सब तो थे वहाँ उस ब्यूटीफुल ड्रीमी वेडिंग में, और किसकी ज़रूरत थी? सिर्फ वोज की जो ली जानी थी। प्रीस्ट अपनी जगह ले चुके थे, लैनवन हुआ और सी हुआ दोनों नीचे खड़े हुए थे और बस अपनी चमकती हुई आंखों से अपने बच्चों को देख रहे थे। सीहुआ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कम ऑन बेबी, लेट्स स्टार्ट करो। वो होश में आओ, तुम तो अभी भी शायद खोए हुए हो। ठीक है, तो वैसे हुआ हंसने लगी और लैनवन हुआ के गले लग गई। लैनवन हुआ ने कहा, ऑफ कोर्स वो तो खोया हुआ ही रहेगा ना, उसे इतना बड़ा शौक जो लगा है। और कहा, तो मुझे भी लगा था। रात को जब 12 बजे मेरे पास कॉल आया था लिटरली मैं डर गया था, लेकिन जान ये सच में बहुत गलत है। कम से कम तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था। जी ने भी आगे आते हुए कहा, हाँ जान, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक खबर तक नहीं लगने दी। यांग ने कहा, हाँ बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो तो लिटरली जान को घूर रहे थे और जान सिर्फ अपनी नेक को स्क्रैच कर रहा था क्योंकि वो लिटरली इन सबको शॉक देने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। और इन सब के ऐसे ही फेस की तो जान ने कल्पना की थी। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे जान ने सोचा था, खासकर ईबो जो उसे अभी भी अनब्लिंकिंगली देख रहा था। जान ने सबकी तरफ देखा और फिर ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, मैं तो बस सरप्राइज देना चाहता था, और वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने बताया था। ठीक है, तो जान जूजा की तरफ देखने लगा जो भाई कहीं भीड़ में खोया हुआ था। यही को वो सबसे छिपने की कोशिश कर रहा था। जी ने कहा, बताया था किसको? हाशवान ने जियांग के बगल में जगह लेते हुए कहा, हाँ किसको बताया था? मुझे तो लगता है तुमने अपने खुद के हस्बैंड को नहीं बताया, क्योंकि जैसी उसकी हालत है ना, मैं देखकर कह सकता हूँ ईबो इस वक्त सच में बहुत शौक में है। लगता है उसकी पूरी जिंदगी का ऐसा थोड़ा शौक है। ठीक है, तो वो ईबो को विंक करने लगा और ईबो सिर्फ घूर कर हाशवान की तरफ देखने लगा। जान ने ईबो की तरफ देखा, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। इसके बाद हाशवान की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है हाशवान का, हाँ ये बात सच है कि मैंने गा को नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया था। मैंने जूजैंग, कहाँ हो तुम? ठीक है, तो वो जूजैंग को देखने लगा, लेकिन जूजैंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो टेबल पीछे छुप सके। तभी जान की नजर जूजैंग पर पड़ गई। तभी जान ने उछलते हुए कहा, हाँ मैंने बताया था ना, मैंने जूजैंग को बताया था। क्या जी तुम्हें पता नहीं चला? मैं तो जूजैंग से कहा था कि तुम्हें बताया था कि तुम अपनी ड्रेस तैयार कर सको। जी ने लिटरली जैसे ही ये सुना उसने लगभग कूद कर जूजैंग की तरफ देखा और जूजैंग ने लगभग अपनी सासू को पीटते हुए कहा, मैं तो गया जान, आई हेट यू, तुमने मुझे फंसा दिया। आज के बाद तुम याद रखना, तुम्हारा कोई काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो जूजैंग सिर्फ उसे कर्ज कर रहा था और जान सिर्फ हंस रहा था क्योंकि वो जानता था अब तो जूजैंग गया। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। किसको पता था किसी ही बिल्कुल हवा की तरह रफ्तार में जूजैंग के पास जाएगी, उसका कान पकड़कर लिटरली उसे वहां से घसीट कर जान के पास लेकर आएगी और लिटरली उसे कर्ज करना शुरू करेगी। उसको इस तरीके से डांटता हुआ देखकर लगभग वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे सब हंस रहे थे। माहौल सच में बहुत 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 ज्यादा हार्ट वार्मिंग था। तभी प्रीस्ट ने कहा, चलिए मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब स्टार्ट करें बेटे। ठीक है, तो प्रीस्ट ने अपना गला साफ करते हुए सबका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया। जहान भी अलर्ट हो गया था और वहीं ईबो जो ऑलरेडी साइलेंस होकर सब कुछ देख रहा था, उसकी निगाहें भी फाइनली प्रीस्ट पर आकर अटक गई थी। जहान ने प्रीस्ट की तरफ देखा, फिर ईबो की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि ईबो ने जब से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं खाया, तो ऐसा लग रहा था कि ईबो गुस्से में तो नहीं है। इसीलिए उसने धीमे से कहा, सर एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात करना चाहता हूँ। जान के ऐसे कुसर पुसर देखकर वो प्रीस्ट अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, यस माय चाइल्ड, यस जरूर तुम कर सकते हो। वैसे आज के बाद तुम्हें बहुत समय मिलेगा अपने हस्बैंड से बात करने के लिए, अब तो समय ही समय है। ठीक है, तो प्रीस्ट जान को टीज करने लगे। जान ने सिर्फ एक क्यूट लुक प्रीस्ट को दिया, उसके बाद ईबो की तरफ अपना हल्का सा कदम बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, तो फाइनली ईबो की तरफ वो देखने लगा। वहीं ईबो जान को घूर रहा था। जान ने थोड़ी अटकती हुई आवाज में कहा, आप गुस्सा है क्या? देखिए अगर है तो प्लीज आज के दिन मत होइएगा, मैंने बहुत सब कुछ मतलब बहुत प्लान किया है और मैं नहीं चाहता आप आज का दिन इस तरीके से गुस्सा होकर गुजार दें, तो प्लीज गुस्सा मत होइएगा। मुझे बताइए ना, आपको पसंद आया ना सब कुछ? मैंने लिटरली बहुत मेहनत की है। हाँ आपको पसंद आया? क्या? तो जान लिटरली बहुत नर्वस सुनाई दे रहा था और ये सिर्फ जान को घूर रहा था। जान ने कहा, बोलिए ना कुछ, सब हमें देख रहे हैं, सब सोचेंगे कि प्लीज कुछ कहिए ना, वरना यहाँ शादी करने से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक नए सफर पर नहीं बल्कि हेवन पर से पहले किसान कुछ भी कहता। लिटरली ईबो ने सान को कस कर अपनी तरफ खींचा, उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसने घूर कर अपनी डार्क वॉइस में कहा, शट द फक अप। सान ने कहा, ईबो ने कहा, मैंने कहा शट अप। सान ने कहा, ओके, लेकिन आप मुझे डरा रहे हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो इंसान ईबो की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगा। भाई बाकी सभी लोग ज्यादा ईबो के ऊपर कंप्लीट फोकस देकर ये सब कुछ ड्रामा देख रहे थे। हाउशवान ने कहा, अरे अभी तो बहुत समय मिलेगा तुम अपने हस्बैंड को पकड़ने का, तुम लोग तो यहीं शुरू हो गए, कम से कम कुछ तो प्राइवेसी रखो। ठीक है, तो लिटरली जोक क्रैक करने लगा। उसके जोक पर बाकी सब भी हंसने लगे, पर कोई एक शख्स था जो हंस नहीं रहा था और वो था यांग, जो वहीं कोने में खड़े होकर ये सब कुछ
कुछ देख रहा था, स्पेशली जान को। वो जब से यहाँ आया है वो तब से जान को ही देख रहा है। कोई नहीं जानता क्यों, पर उसकी निगाहें सिर्फ जान के ऊपर हैं। फाइनली हंसी मजाक के बीच में इबो ने लिटरली अपने आप को जान के ऊपर लीन करा और जान की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसे लिटरली बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। उसे नहीं लगा था इबो इतना ज़्यादा बोल्ड बनकर स्टेज पर कुछ ऐसा एक्ट करेगा। जान ने कहा गा, पर इबो ने अगले ही पल जान के कान में लगभग विस्पर करते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुमने लिटरली मुझे शॉक नहीं दिया है, तुमने मुझे डेथ दी है एंड तुम मेरी एक दिन डेथ का कारण बनोगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ अकेले प्लान करने की? ये हमारी वेडिंग है तो ये सब कुछ हमें मिलकर करना था ना। हाँ, क्या तुम्हारी आदत जाएगी मुझे हार्ट अटैक देने की, या हर रोज़ तुम ऐसी कोई हरकत करते रहोगे जिससे मेरा दिल मेरे मुंह को आ जाए और लिटरली मुझे एहसास हो कि हाँ मैं जिंदा हूँ, हाँ मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी सारे झटके खाने के लिए मेरी एक ह्यूमन लाइफ काफ़ी नहीं रहेगी। हाँ, इबो की ऐसी बातें और उसकी लिटरली हॉट ब्रीथ जान को पूरी बॉडी के अंदर शिवर देने के लिए काफ़ी थी। उसने अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया और इबो के उस कोट की लेबल को बहुत कस कर पकड़ लिया। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, हस्बैंड। जैसे ही इबो ने जान के मुंह से हस्बैंड वर्ड सुना वो लिटरली मेल्ट हो गया था। जो कोई भी गुस्सा था वो हाफ जैसे गायब हो गया हो। इबो ने कहा जान ने कहा, आपको जल्दी नहीं है मेरा हस्बैंड बनने की? हाँ, मैंने तो सोचा था कि आप एक्साइटमेंट से पागल हो जाएंगे, पर आप तो गुस्से से आग पर बुला हुए पड़े हैं। कम ऑन, आप हंस भी जाइए। मैं जानता हूँ आपके मन में भी बटरफ्लाइज उठ रही हैं ये सब कुछ देखकर। देखिए ना, गौर से देखिए, सब कुछ आपकी पसंद का है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर मैंने ध्यान ना दिया हो। तो कम ऑन, जल्दी से खुश हो जाइए और मेरी थोड़ी सी तारीफ कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अंदर खुश नहीं, बहुत 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 खुश हो रहे हैं और मैं आपकी आंखों को पढ़ सकता हूँ। तो ये अपना गुस्सा और फेक एंगर छोड़िए, अब जल्दी से पोज लीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। मैंने टॉप क्लास वेडिंग केक ऑर्डर किया है और उस केक को लिटरली मुझे खाना है, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। ये क्या तो जान लिटरली किसी बच्चे की तरह गिगल करने लगा और वो जाकर भी जान को डांट ही नहीं सकता था। उसने आखिरी बार जान के उस ईयर शेल के ऊपर सॉफ्टली किस किया और फिर जान की आंखों में देखते हुए कहा, पसंद आया बहुत ज़्यादा, पर ये शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग। आगे से मुझे ऐसा कोई सरप्राइज़ मत देना कि मेरा ही पुअर हार्ट ये सब कुछ ले ना पाए। मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मेरी भी टेंडेंसी और एक लिमिट है जिसे तुम हर बार अपने एक्शन से पुश करते रहते हो। खैर, ये सब कुछ की पनिशमेंट तुम्हें बाद में मिलेगी, तो अभी तो तुम वो ले लो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड होने का मतलब क्या होता है। जैसे ही इबो ने कहा, जान बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इबो की तरफ देखने लगा। उसके फेस पर टाइनी सी मुस्कुराहट आ गई थी जिसको इबो बहुत अडोर करता था। फाइनली उसने जान को छोड़ा और अब वो अपनी जगह पर आ गया था। उसने प्रीस्ट की तरफ देखते हुए कहा, आप शुरू कर सकते हैं। जान ने भी इबो की तरफ देखा, फिर प्रीस्ट की तरफ देखा, फिर अपना सर हल्का से हिलाते हुए कहा, हाँ आप शुरू कर सकते हैं। बाकी जान के चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो लिटरली इस वक्त शॉक में है। बाकी कोई नहीं जानता था क्यों। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा क्या डर्टी टॉक तुम्हारे कान में कह दी कि तुम लिटरली इतना ज़्यादा शॉक गए? कम ऑन बेबी, हमें भी बताओ ताकि हम भी एंजॉय कर सकें। ये कोई और नहीं बल्कि जियांग था, जो न जाने कितनी सारी जान की शॉकिंग पिक क्लिक कर चुका था, जिनको लेकर वो बाद में जान को टीज करने वाला था। तभी जान ने चिल्लाते हुए कहा, हे बंद करो। और मैं कोई शॉक नहीं हूँ, मैं बस। हौशन ने कहा, हाँ तुम एम्बैरेस हो, समझ सकते हैं, तुम्हारे कानों का हाल देखकर हम कुछ भी समझ सकते हैं और तुम्हारा चेहरा लिटरली ब्लश कर रहा है। तो जाओ इस अपनी एम्बैरेसमेंट को खत्म करो और वो ले भी लो। उसके बाद तुम्हारा वेडिंग रूम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए उसने विंक किया। जान ने कहा, हौशन का। जियांग ने कहा, हे बंद करो उसे टीज करना, वरना पता चला वो स्टेज पर किसी टोमेटो की तरह एक्सप्लोड हो गया अपनी वेडिंग से पहले ही। जियांग की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन फाइनली इस हंसी मजाक के बीच में अब वो वक्त आ गया था जब वो पढ़ी जानी शुरू हो गई। प्रीस्ट ने कहा, तो आज इस ब्यूटीफुल ओकेजन पर जहाँ दो हैंडसम मैन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, अपनी लाइफ की एक न्यू चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। अपनी लाइफ के उस चैप्टर को जिसमें दोनों अपना हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर, एक दूसरे की हर खुशी में एक दूसरे का हाथ थाम कर और हर दुख में एक दूसरे का सहारा बनकर इस ज़िंदगी में हर पॉइंट पर एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। क्या आप दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हैं? जैसे ही प्रीस्ट ने ये कहा, अब पूरे उस वेडिंग बैंक्वेट में कंप्लीट साइलेंस छा चुका था और सबकी निगाहें जान और इबो पर आकर अटक गई थी। वहीं उस प्रीस्ट के हर एक शब्द ने जान और इबो दोनों के शरीर को कम्प्लीटली नम कर दिया था। दोनों बस अपनी उन थरथराती हुई आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के दिल की धड़कनें इस वक्त शायद अपने पीक पर थीं और शरीर कम्प्लीटली ठंडा। इबो ने अपनी उन चमकती हुई आंखों के साथ अपना एक कदम आगे बढ़ाया और जान के हाथ को बहुत सॉफ्टली अपने हाथ में लिया। जान महसूस कर पा रहा था कि इबो का शरीर सच में कितना ज़्यादा ठंडा है। जान ने बस कसकर इबो का हाथ थाम लिया। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में साइलेंस थी। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था और सबकी निगाहें उनके ऊपर थी। सब इंतजार कर रहे थे कि
किसी एक के कुछ कहने का, पर कौन क्या कहेगा कोई नहीं जानता था। और प्रीस्ट भी पेशेंटली वेट करने लगे इस कपल को प्राइवेसी देने का और उनके इस जो मोमेंट चल रहा है उस मोमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आगे ले जाने का। कुछ और सेकंड गुजरते हैं, लेकिन अभी भी दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बस देख रहे थे, जैसे कि आंखों ही आंखों में सारे सारे जख्म भर रहे हों, सारी बातें कही जा रही हों, आगे की दुनिया की तैयारी की जा रही हो, लेकिन होठों से तो शब्द निकालने थे ना। और चुप्पी को तोड़ना था, और इस चुप्पी को तोड़ा ईबो ने। उसने ज़ान को अपने और करीब किया, उसके फॉरहेड के ऊपर सॉफ्टली किस किया, और जैसे ही उसने किस किया ज़ान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी पूरी बॉडी लिटरली वार्मथ से भर गई थी। आज ये दिन है और ज़ान इस पर यकीन करना चाहता है जैसे ईबो यकीन करना चाहता है। अगले ही पल ईबो ने ज़ान के फेस को अपने हाथों में कप किया। उसके बाद उसने अपनी उस डीप वॉइस में कहा, ज़ान, ये मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, इनफैक्ट ये मेरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ और तुम्हें थामना चाहता हूँ। हर एक मोमेंट में, हर एक पल में, हर एक सेकंड में मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। हर दिन, हर पल, हर लम्हा गुजरे लम्हे से ज़्यादा, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया है जो मैं हमेशा पाना चाहता था। इमोशंस जो मेरे अंदर ख़त्म हो गए थे। तुम्हारे आने से पहले मैं इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि मैं भी कुछ हूँ। कहने को तो बहुत लोगों की मेरे ऊपर निगाहें रहती हैं, पर मेरी निगाह हमेशा तुम्हें तलाशना चाहती थी। भीड़ में, अकेले में, घुटन में, सांस लेने पर, चाहे कहीं भी मैं हूँ, तुम्हारे पास, तुमसे दूर। सिर्फ एक ही चीज़ थी मेरे अंदर जो मुझे टीस की तरह चुभती थी कि तुम मेरे पास तो हो पर मेरे पास नहीं हो, तुम मेरे तो हो पर मेरे नहीं हो, तुम पर मेरा हक तो है पर हक नहीं है। ज़ान मेरा तो है पर मेरा नहीं है, और इस चीज़ ने मुझे खोखला कर दिया था। वो 2 साल तुम्हारे लिए ही मुश्किल नहीं थे, मेरे लिए भी मुश्किल थे, और बहुत बहुत मुश्किल थे। तुम मेरे लिए हमेशा से एक ब्यूटीफुल फ्लावर थे, जैसा तुमने कहा, एक रेड रोज़ जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, सेव करना चाहता था, संभालना चाहता था, ताकि तुम कभी भी अपने कलर को, अपनी सॉफ्टनेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को ना खो पाओ। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर के जो खालीपन का असर था, मेरे अंदर जो ठंडक थी, उसका असर तुम पर हुआ और मैंने तुम्हें भी घायल कर दिया। काफ़ी सारी चोट थी तुम्हें इन सालों में। जब तुम मेरे पास थे, मेरे साथ थे, मैंने तुम्हें दूर कर दिया, बहुत दूर। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में उन इमोशंस को देख नहीं पाता था, पर बस मैं देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, और ना ही सिर्फ बाहर से, मैं तुम्हें खुद से भी प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि खतरा अक्सर अपनों से ज़्यादा होता है। बजाय उन शख्स से जिन्हें हम जानते नहीं हैं, तकलीफ़ वही पहुंचाते हैं जिसे हम अपना मानते हैं, और मैं उस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता था। तुम मेरी जिम्मेदारी थे और मैं जिम्मेदारी को उठाना चाहता था, संभालना चाहता था, और तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता था जो तुम चाहते थे, और जो तुम्हारे होठों से, तुम्हारी आंखों से छीन ली गई। मैं वो मुस्कुराहट तुम्हें देना चाहता था, पर मैं फेल हो गया। तुम्हें प्रोटेक्ट करते करते मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी को ही छीन लिया, तुम्हारे हर एहसास को छीन लिया, और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। पर आज के बाद ये कहते हुए ईबो ने और ज़्यादा कसकर ज़ान को पकड़ लिया। ज़ान की आंखों में आंसू आ गए थे। ईबो की सारी बात सुनकर वो ईबो को रोकना चाहता था, उसे शांत कराना चाहता था, उसे बताना चाहता था ऐसा नहीं है, पर वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो बस ईबो को देख रहा था। ईबो ने कहा, आज के बाद मेरी हर एक सांस में, मेरे हर एक शब्द में, मेरे जिस्म के हर एक कतरे में सिर्फ एक नाम होगा, एक नाम, और वो होगा ज़ान। क्योंकि इस नाम ने मुझे हर मायना दिया है, हर एहसास दिया है। मैं हूँ और मैं किसी का हो सकता हूँ, इस चीज़ का विश्वास दिया है। तो अब ये लान वांग ईबो आज की तारीख से और अपने सांस की आखिरी तारीख तक सिर्फ शाओ वी ज़ान का रहेगा, और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। तुम खुद भी
आज मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं थामा है, तुम्हारी आखिरी सांस तक पर मेरा नाम लिख दिया है। सो टुडे ऑनवर्ड, फॉर बेटर, फॉर वर्स, फॉर रिचर, फॉर पुअरर, इन द सिकनेस, इन द हेल्थ, इन एवरी अप्स एंड एवरी डाउन, इन एवरी जॉय एंड एवरी sorrow, in the name of God, heaven and earth, I owe you, I hold you, I protect you, I love you more and more till the last breath of my life, till the last step of my life, and till the death do us apart. I, Lan Wang Ibo, your, only your, my little Shaohui San. जैसे ही इबो ने अपनी वो को कंप्लीट किया, लिटरली उस पिन ड्रॉप साइलेंस के माहौल में एक तालियों की गड़गड़ाहट बजना शुरू हो गई थी। जैसे ही वो गड़गड़ाहट का एहसास हुआ, अब जाकर सान अपनी उन दुनिया से बाहर आया था जिस दुनिया में इबो उसका हाथ पकड़कर उसे ले गया था। उस दुनिया में सिर्फ जहाँ पर सान था और उसके सामने इबो और उसके वो शब्द जो लिटरली सान के उस खूबसूरत दिल में लिख चुके थे, हर्फ द हर्फ जो कभी नहीं मिट सकते थे, कभी भी नहीं, सान की आखिरी सांस तक नहीं। वो सच में बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ उसकी आंखों से लुढ़कते हुए आंसू में साफ नजर आ रहा था। इबो ने सान के उन आंसुओं को साफ किया और हल्के से उसकी नोज पर किस करते हुए कहा, यकीन करो, ये सच है, तुम्हारा कोई ख्वाब नहीं, एक हकीकत है जिसे मुझे और तुम्हें मिलकर हकीकत बनाना है। सही कहा ना मैंने, बिल्कुल तुम्हारा फर्ज। जैसे ही सान ने सुना, वो लिटरली हंस गया। इबो ने वही बात कह दी जो सान ने अभी कुछ देर पहले उससे कही थी। इबो ने सान के हाथों को स्क्वीज करते हुए कहा, कम ऑन, तुम्हारी टर्न है, वो लो, इस वेडिंग को सील करो ताकि हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ाकर आगे एक साथ चल सकें। सान ने सिर्फ नोट किया, उसके बाद उसने भी खुद को तैयार किया अपनी वेडिंग वो लेने के लिए। एक बार फिर से उस पूरे बैंक्वेट के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था और सबकी सांसें थमी हुई थी और सब बस सान की तरफ देख रहे थे, बस सान सिर्फ अपनी दुनिया की तरफ। सान ने इबो के हाथ में कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए और फिर इबो की उसी रिंग फिंगर पर पहुंच गया जहां उसे रिंग पहनानी है। उसके बाद उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरा एक ख्वाब थे, हमेशा से आप मेरी दुनिया थे, एक ऐसी दुनिया जिसमें मैं आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता था और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। बचपन से लेकर अब तक मैंने कोशिश की, सोचा नहीं था ये कोशिश यहाँ इस मकाम तक पहुँच जाएगी, पर यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश की और मैं बहुत खुश हूँ। और आज ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं बस कंप्लीट हो गया। मैं और आप, शायद आप इस बात को ना जानते हो, पर शुरुआत से ही मैं और आप एक पजल की तरह थे, एक ऐसे टुकड़े जो दो तरफ बिखरे हुए थे, पर उन दोनों को ही जुड़ना था, तभी तो एक परफेक्ट पिक्चर बन सकती थी ना। एक ऐसी पिक्चर जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कहीं से भी कोई भी नुक्स नहीं। सामने वाला शख्स जब भी हमें देखेगा तो यही कहेगा, वी आर फॉर ईच अदर, मेड फॉर हेवन। मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, आई एम टोटली अ ब्रोकन पीस। मुझे पता है मैं आपको दर्द दूंगा, मैं गलती करूँगा, गिरूंगा, दर्द होगा तो चिल्लाऊंगा, आप पर गुस्सा भी करूँगा, आपसे लड़ूंगा भी, पर इन सब के उलट में एक चीज़ जो आपके साथ करूँगा वो होगा प्यार। जैसा आपने कहा, हर रोज़, हर पल, हर लम्हा, मेरी सांस के हर एक कतरे तक, मेरी रूह के हर एक लम्हे तक मैं सिर्फ आपको प्यार करूँगा, करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आपके उन कदमों पर मैं चलना चाहूँगा जो आप मेरे लिए बनाएंगे। आपका हाथ थाम कर एक खूबसूरत दुनिया बनाऊँगा जिस दुनिया में मैं और आप रहेंगे। आप कोशिश भी करेंगे ना हाथ छुड़ा कर जाने की, तो मैं आपको जाने नहीं दूँगा। मैं लड़ जाऊँगा, बिछ जाऊँगा और हो सका तो मैं हर उस हद तक जाऊँगा जिस हद तक मुझे अंत में आप मिलो। और आप भी मुझसे अपना पीछा कभी छुड़वा नहीं पाओगे। जानते हो ना, मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हूँ और ख़ासकर उन चीज़ों और उन एहसासों के लिए जो मेरे लिए प्रीशियस, और आप हमेशा से प्रीशियस हो। आपने कहा ना मैं एक गुलाब की तरह हूँ, नहीं, ये सान कुछ भी नहीं है, ये कोई गुलाब नहीं है और ना ही कोई कतरा है, ना ही कोई एहसास है बिना लान वांग इबो के। आप हो तो मैं हूँ, आप थे तो मैं था, और आप होंगे तभी मैं हूँगा। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा नाम ही आपके नाम के अंदर छुपा हुआ हैगा। आप मेरे एहसास हैं जो मुझे मुस्कुराहट देते हैं मेरे होठों पर, मेरी आंखों में चमक देते हैं, मेरे जिस्म के अंदर रूह देते हैं और उस रूह के अंदर सांसें। आप वो धड़कन है मेरी जिसे मैं हर रोज़ अपने कान में सुनना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, और आप नहीं जीना चाहता हूँ और आप नहीं मरना। सो आई शाओ वी वांग सान
in the name of God, heaven and earth, take Lan Wang Ibo as my husband, my life, my breath. For this moment to my last breath, I will hold you in every up and down, in condition of worst to the best, sickness and health. I will follow you like a shadow, support you like a fellow, protect you till I become hollow. I always with you, for you and will you, till the death do us apart. I am yours, I was yours, and I will always your. Lan Wang Ibo, I am your, only your। ये कहते के साथ ही सामने अपनी फोर्स को कंप्लीट किया और लिटरली उसके शब्द सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दे गए थे, खासकर इबो की। वो अभी भी सान के उन शब्दों को अपने कानों में महसूस कर सकता था और वो बस सान की तरफ देखने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसका सब कुछ इसी एक शख्स में समाया हुआ है। उसका घर, उसकी दुनिया, उसका एहसास, उसका प्यार, उसका सान। और इस बात पर उसे यकीन हो गया है आज, और आज के बाद यही उसकी हकीकत है और यही उसका यकीन जिसे उसे संभालना है, प्रोटेक्ट करना है और हर तरह से बस खुद का बनाना है, हर रोज़, हर लम्हा, हर सेकंड। जैसा इबो ने वो ली है, वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ ऐसे ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ देखते रहे और उस पूरे हॉल के अंदर लिटरली बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई थी। प्रीस ने तभी अपना गला साफ करते हुए कहा, चलिए तो अब हम लोग रिंग्स एक्सचेंज करेंगे विद ईच अदर्स नेम। जैसे ये कहा गया प्रीस ने, इबो लिटरली शॉक हो गया था क्योंकि उसके पास तो कोई रिंग है ही नहीं, पुतला है ही नहीं। सान ने कहा, शॉक होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये भी अरेंजमेंट किया है और आई होप आपको ये पसंद आएगा और आप मुझे माफ़ कर देंगे आपकी रिंग चुराने के लिए। इबो ने जैसे ही सुना, वो कुछ समझ पाता इससे पहले ऑलरेडी वहाँ पर रिंग आ चुकी थी और इबो से देखकर शॉक था। जैसे उसने उस रिंग को देखा, उसने तुरंत अपना हाथ अपने गले में ले जाकर उस रिंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसके गले में होती तब ना। उसने कहा, ये तुमने कब ली? सान ने कहा, कल रात को। आई एम सॉरी, लेकिन अब इसकी सही जगह हमारे गले में नहीं है गा, अब इसकी सही जगह हमारे हाथों में है और अब वक्त आ गया है। ये कहते के साथ ही सान ने अपनी रिंग अपने बॉक्स में से उठाई और इबो की रिंग उसके बॉक्स में से। उसके बाद इबो के हाथों में उसकी रिंग को दिया और अपने हाथों में अपनी रिंग लेकर उसने अपना हाथ फाइनली आगे कर दिया था। इबो को भी बहुत खुशी हो रही थी उस रिंग को इतने सालों तक अपने गले में रखने के बाद फाइनली उसे उस मंजिल तक पहुंचाना है जहाँ उसकी असलियत जगह है। इसीलिए उसने अगले ही पल सान की उस रिंग फिंगर के अंदर उस वेडिंग रिंग को पहनाया और सान ने भी रिंग इबो के हाथों में पहना दी थी। दोनों अपने हाथों को ऐसे ही देखते रहे। आज फाइनली इस रिंग को इसकी मंजिल मिल गई है, 2 साल बाद ही सही, लेकिन अभी अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी है। प्रीस ने कहा, तो अब वक्त है फाइनली अपनी इस वेडिंग को सील करने का। इट्स टाइम टू किस। जैसे ही प्रीस ने कहा, लिटरली वहाँ पर सब लोग चीख पड़े थे, सब चिल्लाकर सिर्फ कूट कर रहे थे, किस 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 किस। और सान और इबो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सबकी तरफ देखा, फिर अगले ही पल इबो ने सान को अपनी तरफ खींचा और अपने होठों को सान के उन सॉफ्ट लिप्स के ऊपर रख दिया। एंड दैट वाज द मोमेंट जब दोनों ने वो फील किया जो उन्होंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। किस बहुत हुए हैं उन लोगों के बीच में, पर ये किस जितना प्योर है उतना ही ज़्यादा वार्मथ से भरा हुआ है। ऐसा किस जो उन दोनों के जिस्म के अंदर किसी करंट की तरह दौड़ रहा है। ये किस सिर्फ किस नहीं था, ये सच में एक फीलिंग थी, एक इमोशन था जो शायद वो लोग अपने मरते तब तक नहीं भूल पाएंगे। दोनों उस किस के अंदर सच में लीन हो गए थे और उन दोनों को इस तरीके से देखकर बाकी सब लोग भी सिर्फ खो गए इस ब्यूटी के अंदर जिसके साक्षी आज यहाँ बने हैं। और एक लास्ट अनाउंसमेंट के साथ प्रीस ने मिस्टर लान वांग इबो को मिस्टर शाओ वी सान का हस्बैंड और मिस्टर शाओ वी सान को मिस्टर लान वांग इबो का हस्बैंड डिक्लेयर कर दिया था और ये वेडिंग अपने अंत मकाम पर पहुंच गई थी। और जैसे ही इबो ने इसको ब्रेक किया, उसने सान को सिर्फ अपनी बाहों में कैद कर लिया और उस लम्हे को भी अपने साथ थाम लिया हमेशा के लिए। सान ने हल्की सी और अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, गा हमने कर लिया। इबो ने कहा, तुमने कर दिखाया, तुमने सच में कर दिखाया। जितने भी प्लान्स बनाए थे सब पूरे हो गए सान। थैंक यू सो वेरी मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए और मुझसे मिलवाने के लिए, और तुमसे भी थैंक यू सो वेरी मच। आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड टू बिकम योर्स। कहते हुए उसने सॉफ्टली सान के फॉरहेड के ऊपर किस किया और उनके उन सॉफ्ट हेयर्स के ऊपर। और सान ने भी सिर्फ इबो को थाम लिया। वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक रहते हैं और उन सब के बीच में बाकी सब लोग भी आ गए थे उन लोगों को कांग्रेचुलेशन विश करने के लिए। तभी हाउसवान ने कहा, बस करो ये चिपकना बहुत समय पड़ा है, चलो वक्त है एंजॉय करने का, इट्स टाइम टू म्यूजिक। ये कहते के साथ ही जैसे ही हाउसवान ने कहा, वहाँ लिटरली म्यूजिक गूंज गया था और सब लोग डांस करना शुरू कर चुके थे। कोई इस कपल को उधर खींच रहा था तो कोई उस कपल को, कभी फोटो सेशन हो रहा था तो कभी वो लोग सिर्फ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। सब लोग सिर्फ झूम रहे थे अपनी धुन में। और इस बीच में कितना वक्त गुजर जाता है इस बात का एहसास किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। काफ़ी
काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका था, लगभग 2 से 3 घंटे, लेकिन पार्टी अभी भी शुरू थी। अभी भी सान और इबो और उसके साथ साथ उनके बाकी सभी फ्रेंड्स डांस कर रहे थे उसी डांस फ्लोर पर। यांग कोशिश कर रहा था सान के पास पहुंचने की, पर वो पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी फैंशिंग ने यांग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाथ में सुबह से नोटिस कर रही हो तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, कम ऑन डांस करो ना। ये कहते हुए उसने यांग को अपनी तरफ खींच लिया और वो साथ डांस करने लगी। यांग डांस तो कर रहा था फैंशिंग के साथ, लेकिन अभी भी वो मुड़ कर सान को देख रहा था कि सान फ्री हो और वो उससे बात करे। सच में सान से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि सान वही इस ग्रुप में से निकलकर फाइनल कहीं जा रहा है। यांग ने जैसे ही देखा उसने फैंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी आया। फैंशिंग ने कहा, कहाँ जा रहे हो? यांग ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये तो वो सान का पीछा करने लगा। वहीं सान किसी से फोन पर कुछ टेक्स्ट मैसेज कर रहा था, इसीलिए वो बस शांति में आ गया था। वो अपने आप में ही खोया हुआ था। तभी यांग ने कहा, सान ने कहा, एक मिनट यांगा, 1 मिनट में बात करता हूँ आपसे। ये तो सान ने फोन पे कर दिया था, वो किसी से बात करने लगा और यांग पेशेंसली वहाँ वेट करने लगा। लगभग 10 मिनट तक सान की वो फोन कॉल चलती है और जैसे ही सान की फोन कॉल फ्री हुई वो अब यांग के पास आ गया। उसने कहा, क्या हुआ यांगा, आप परेशान लग रहे हैं? मुझे तो लगा था आप सबसे ज़्यादा मस्ती करेंगे, आपको मजा आया है सब कुछ देखकर? सब कुछ टू द पॉइंट है, अब तो आप मेरी तारीफ कर सकते हैं ना? अब तो आपको फ्रेंड को और आपको कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? ये कहते हुए सान ने पाउट किया। यांग ने कहा, हाँ तुमने इससे कुछ बहुत अच्छा किया है, पर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यांग का इतना सीरियस फेस देखकर सान एकदम से शांत हो गया। उसने कहा, क्या हुआ यांग का, सब कुछ ठीक तो है? यांग ने कहा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सब कुछ ठीक है? सान ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब कुछ देखकर आपको नहीं लगता? सान समझ नहीं पा रहा था कि यांग का फेस इतना अजीब क्यों है। उसकी आंखों में एक अजीब लुक नजर आ रहा है जिसे देखकर सान लिटरली शॉक था। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता यांग सान से कुछ कह पाता, पीछे से जी आ गई थी। जी ने कहा, सान तुम क्या कर रहे हो? चलो तुम्हारे हस्बैंड के साथ मुझे कुछ फोटोग्राफ्स लेने हैं ताकि मैं उन्हें लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकूं, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो सान को खींच कर वहाँ से ले गए और यांग सिर्फ सान को देखता रहा। सान ने कहा, आई एम सॉरी का, मैं वापस आऊंगा, आप मेरा वेट कीजिएगा, फिर बात करेंगे। ये कहते हुए फाइनली सान जी के साथ जा चुका था और यांग सिर्फ अपनी नैरो आइज कर सान की तरफ देखने लगा। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी बहुत बुरी तरीके से और वो एक पल सान को देख रहा था और अगली पल इबो को। और कुछ वक्त गुजर जाता है, लगभग 2 घंटे गुजर गए थे। अब सब लोग खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर एक शख्स था जो थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। वो इबो था, क्योंकि वो बहुत देर से सान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर सान मिल ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो पूरी पार्टी में वो कहीं दिख नहीं रहा था, इनफैक्ट बहुत देर से नहीं दिख रहा था। तभी वो पास यांग आते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें तो परेशान क्यों लग रहे हो? वो भी आज के दिन? मुझे तो लगा था तुम सबसे ज्यादा खुश होंगे इस पूरी पार्टी के अंदर। इबो ने कहा, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सान मुझे कहीं दिख नहीं रहा। क्या तुमने सान को देखा है? यांग ने कहा, हो सान, मैंने नहीं देखा उसे। क्या हुआ, कहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी पहली शादी की रात को कहीं छोड़कर तो नहीं भाग गया? ये कहते हुए यांग अजीब से लुक के साथ इबो को देखने लगा। जैसे ही इबो ने सुना उसने लिटरली यांग की तरफ क्लियर किया। उसने कहा, ज़बान संभाल के। यांग ने कहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, कहीं वो तुम्हें सच में छोड़कर तो नहीं भाग गया? इस तरीके से पार्टी में से खो जाना मैंने वैसे बहुत देर से नहीं देखा है। ये तो यांग इधर उधर देखने लगा। भाई इबो यांग को देख रहा था डिस्बिलीफ में और उसके बाद सान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी दिल की धड़कनें सच में बढ़ गई थी क्योंकि वो सान को ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी मैथ्यू वहाँ पर आता है। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, सर। इबो ने कहा, क्या हुआ? मैथ्यू ने कहा, एक्चुअली आपको अभी कुछ देर मेरे साथ चलना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट काम है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? इबो ने कहा, क्या इंपॉर्टेंट काम है? मैथ्यू ने कहा, सर प्लीज़ 1 मिनट मेरे साथ आइए। इबो ने यांग की तरफ देखा और फिर मैथ्यू की तरफ। उसने कहा, ओके मैं चलता हूँ। उसके बाद उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, पार्टी को संभालो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, अगर सान मिले तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करके बताना। जैसे ही इबो ने कहा, यांग ने सिर्फ नोट किया और इबो अब मैथ्यू के साथ जा चुका था। वही यांग इबो की तरफ देख रहा था घूर के। उसके मन में कुछ चल रहा था, बहुत कुछ, जिसका असर उसकी मुट्ठियों पर नजर आ रहा था जो बहुत बुरी तरीके से कसी हुई थी। वहीं इबो अब फाइनली बाहर आ गया था मैथ्यू के साथ। उस बैंक्वेट को कम्प्लीटली छोड़कर वहाँ शांति थी। इबो ने कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या है, मतलब क्या काम है तुम्हें मुझसे? ये कहते हुए वो मैथ्यू की तरफ देखने लगा, फिर इधर उधर जहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैथ्यू ने कहा, एक्चुअली सर मुझे आपको ये देना था। ये कहते हुए उसने एक बॉक्स वहीं साइड टेबल से उठाया और इबो के पास रख दिया। इबो भी शौक में उससे देख रहा था। उसने कहा, ये क्या चीज़ है? मैथ्यू ने कहा, सर ये आपके लिए है और ये लेटर भी, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए मैथ्यू ने नोट किया और वहाँ से चला गया इबो को वहीं छोड़कर। इबो भी शौक में उस बॉक्स की तरफ देख रहा था, फिर उस लेटर की तरफ। उसने अपने हाथों से उस लेटर को खोला। उसको लिटरली बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी, जैसे कि अजीब लग रहा हो, बहुत अजीब। और एक घबराहट और तब बढ़ गई जब उसने लेटर खोला और उस पर पहला ही नाम सान का लिखा हुआ था। इबो के आगे ऑटोमेटिकली लेटर पर गड़ गई। उस लेटर में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई थी। पहली लाइन में सान ने लिखा था, आई एम वेटिंग फॉर यू। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ था, सेम प्लेस वेयर वी स्टे द होल टाइम। इबो को अजीब लग रहा था। उसने थर्ड लाइन पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, एंड द लास्ट वन इज द गिफ्ट इन द बॉक्स, दिस इज द स्पेशल गिफ्ट। यू कहो, दिस इज अवर वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू, आई होप यू लाइक इट। ये कहते के साथ ही लेटर खत्म हो गया। इबो ने तुरंत उस बॉक्स को खोला और वहीं टेबल पर रखकर उसके अंदर देखने लगा। पर जैसे ही उसने उस बॉक्स के अंदर देखा, वो लिटरली कांप गया था अपनी जगह पर। उसने एक एक कर अपने कांपते हुए हाथों से उस चीज़ों को बाहर निकाला उस बॉक्स के अंदर से। पहली चीज़ थी, वो थी ब्लाइंड फोल्ड।
दूसरी चीज़ थी एक शर्ट जिसे वो पहचानता है, और तीसरी चीज़ थी एक स्ट्रिप, बाथ रोप या किसी रोप की स्ट्रिप। और जैसे जैसे इबो ने 3 चीज़ को देखा, उसकी लगभग दुनिया जैसे हिल गई हो पूरी तरीके से। उसका गला कम्प्लीटली सूख गया और हाथ पाँव से कांपने लगे। ये ब्लाइंड फोल्ड इबो जानता है इसे। ये शर्ट तो वही है ना जो साहब ने वो उस दिन पहनी थी। और ये बेल्ट, इस बेल्ट को इबो जानता है। ये तो उसी के बाथरूम की बेल्ट है जो सबसे भयानक ख्वाब, सबसे खूबसूरत दिन पर सच हो गया। इबो के हाथों से अपने आप ही वो बॉक्स जमीन में गिर गया। उसके हाथ में सिर्फ वही ब्लाइंड फोल्ड रह गया था, और उसकी आंखें जो डर से कांप रही थी वो उसी दिशा में देखने लगी जिस दिशा में से जाना था। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई होप मैंने जान और इबो की वॉइस के साथ आपको बोर ना किया हो। खैर मुझे बताइएगा क्या आप लोग भी समझ पा रहे हैं जान के उस लेटर का मतलब क्या है? क्या वही है जो हम लोग सोच रहे हैं? अगर वो है तो अब आगे क्या होगा? जान का ये वेडिंग गिफ्ट इबो को तो कम्प्लीटली हिला गया है, और अब आगे क्या होने वाला है? क्या वेडिंग गिफ्ट यहीं तक खत्म हो गया या अभी तो शुरुआत हुई है वेडिंग गिफ्ट के मिलने की? देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। आपको लगता है आगे क्या होने वाला है? जहां और इबो जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा? और अब यांग की क्या मिस्ट्री है? वो जान को इस तरीके से क्यों घूर रहा है? कोई गैस कर सकता है? अगर गैस कर सकता हो तो डेफिनेटली शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।